हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने इसके बाकी के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। उसके इंट्रोडक्शंस एंड उसके सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी आपको सारा बता दिया है और वो सारी बातें आपको वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्या कहता है बेटा एक्सरसाइज 3.6। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है? इस एक्सरसाइज में हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है बेटा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसके फॉर्म कैसे होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहोगे कि सर इसका फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं जिनका पेयर है, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो 2/x एंड 3/y इज इक्वल टू में 13, टू 5/x एंड माइनस में 4/y इज इक्वल टू में 2, ये हमारे पास में गिवन है। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म अगर आप कंपेयर करें तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। तो आपका जवाब होगा कि ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो कि इसमें पेयर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें नहीं है। आप देखो इसके साथ वेरिएबल नहीं है और इसके साथ भी वेरिएबल नहीं है। तो इसे ही हमें क्या करना है बेटा, इसे रिड्यूस करना है और उसको सॉल्व करना है, राइट। सीधी बात है। क्यों? सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं है। ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का फॉर्म कैसा होता है? ऐसा होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो बेसिकली हमें करना क्या है बेटा, हमें इसको रिड्यूस कर देना है। कैसे रिड्यूस करोगे? तो अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करें इस तरीके से, देखते हैं क्या होता है, कैसे हमें रिड्यूस करना है। अगर मैंने यहां पे 1/x इज इक्वल टू, आपने कोई भी वेरिएबल लेट कर लिया, 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू में q, ये आपने लेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा? अब क्या करना है, अब अगर आप इसमें पुट करें तो 1/x यानी 2p प्लस में 3q इज इक्वल टू में 13, इक्वेशन नंबर 1, एंड 5p प्लस में माइनस में 4q इज इक्वल टू माइनस में 2, इक्वेशन नंबर 2। यह हमें मिल गया। समझ में आया? अब अगर आप इसे कंपेयर करो अपने इस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से, तो आप देखो ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। इसके दो वेरिएबल्स हैं p एंड q, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में है। बेसिकली 1/p 1/q 1/x इज इक्वल टू p या 1/y इज इक्वल टू q हमने लेट किया। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, यहां पे हमें इसे बनाना है a1x प्लस b1y प्लस c1 के बराबर में बनाना है। तो इसलिए आप यहां पे कुछ भी लेट कर सकते हो। तो अब आपने देखा कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। तो आपने इसे क्या किया बेटा, ये जो इक्वेशंस था इसको रिड्यूस कर दिया किसमें? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेफर्ड while solving a pair of linear equation in two variable substitution method, but most of the time I would like to recommend you कि आपको एलिमिनेशन मेथड ट्राई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं। मान लो कि मुझे क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई,
गॉट इट? मैंने ऐसे ही तो सिखाया था आपको कि क्रॉस कर दीजिए जो भी वैल्यू है। तो अब क्या मिला, 10p प्लस में 15q इज इक्वल टू में 13 5 जा 65, और इसके बाद में 10p माइनस में 8q और माइनस में 4। अब आप क्या करोगे बेटा, क्या कर रहे हो, बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल। 15 और 8 को ऐड करोगे तो 23, 65 प्लस 4 ऐड करोगे 69। 23 को अगर डिवाइड करोगे 69 से तो q इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब आपको क्या निकालना है, अब आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन है आपका, आप 1 में पुट कर लो या 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू में 13। 2p एंड 3q यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू में 13। तो 2p प्लस में 9 इज इक्वल टू में 13। 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9 एंड 2p इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू में 2। तो हमने यहां से p और q की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। यानी इसमें से अल्टीमेटली हमें x और y की तो वैल्यू निकालनी है। तो 1/x इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया है, 1/x इज इक्वल टू आपने p कहा है। तो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या मिली आपको, 2। तो यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2। और एंड 1/y इज इक्वल टू आपने क्या लेट किया है, q। तो 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, 3। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/3 मिल गया। तो दिस इज योर आंसर, x और y की वैल्यू आपको मिल गया। अब अगर स्टूडेंट्स आप इसे चाहते हो कि आप अपने आंसर को वेरीफाई करो तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। इक्वेशन नंबर, इस वाले इक्वेशन में एक बारी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं बेटा, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, राइट? एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 3 तो सही रहेगा हमें वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/2 और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/3, राइट? तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो एक बार वेरीफाई कर दीजिए। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहां देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू में 13। अगर आप इसे पुट करें यहां पे 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 1/2। 3/1/3 इज इक्वल टू 13। तो ये ऊपर आ जाएगा 4 प्लस में 9 इज इक्वल टू में 13, यानी 13 इज इक्वल टू में 13। तो ये हमारा वेरिफिकेशन सही है, यानी दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली राइट। एंड फर्दर बेटा क्या कर सकता हूं मैं, सिमिलरली आप दूसरे इक्वेशन में भी इसे पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है तो आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 5/x माइनस में 4/y और माइनस में 2, तो 5/1/2 माइनस 4/1/3 माइनस में 2, 5 2 जा 10 माइनस में 4 3 जा 12 माइनस में 2, यानी माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस में 2। तो हेंस वेरीफाई। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत है यहां पर? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के कि हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो बेसिकली रिड्यूसिबल समझ में आ गया, क्या करना है हमें रिड्यूस करना है, राइट? क्योंकि ये जो है ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म होता है। तो इस इक्वेशंस को हमें इस इक्वेशंस के फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, देन आफ्टर हम उसे किसी भी मेथड को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट?
तो चलिए बच्चे एक बारी इसे नोट कर लीजिए और फिर हम एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखते हैं हमारा कंसेप्ट। हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू में 2 एंड 6/x-1 माइनस में 3/y-2 इज इक्वल टू 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है कि दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे रिड्यूस करना होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो कैसे करोगे? तो अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p एंड 1/y-2 इज इक्वल टू में q। आपने क्या किया, यहां से लेट कर लिया। अब ये लेट करने के बाद हम इसकी वैल्यू को x-1 इज इक्वल टू p एंड y-2 इज इक्वल टू q, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे क्या बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ये स्टेप लिख देना बेटा, मैंने वहां पे ये स्टेप लिखना मैं भूल गया था वहां पे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/y-2 1/x-1 एंड 1/y-2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ऐसा कर सकता हूं ना, मैं कर सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये अभी फिलहाल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा बेटा, उसको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लाना होगा। समझ रहे हैं बात को? अब क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। 5 में 1/x-1 इज इक्वल टू p लेट किया तो ये 5p हो जाएगा, प्लस में 1/y-2 इज इक्वल टू में क्या है, q है, ये क्या हो जाएगा 2। तो इक्वेशन नंबर ये क्या होगा बेटा 3। नाउ 6/x-1 तो 6p माइनस में 3/y-2 यानी 3q इज इक्वल टू में 1, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशंस को हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि मैं q को बहुत ही आसानी से सेपरेट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर 3 में से। ठीक है, आपको भी यही क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम यही देखना है कि कहां आप आसान कैलकुलेशन कर सकते हो। जहां आप आसान कैलकुलेशंस कर सकते हो वही मेथड आपको हमेशा फॉलो करनी है, राइट? तो क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में 5p प्लस q इज इक्वल टू में 2। नाउ q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस में 5p, तो ये q की वैल्यू आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 से q को सेपरेट किया है, इसलिए हमें q की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करना है, हम इक्वेशन 3 में पुट नहीं करेंगे। अगर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, मीनिंगलेस हो जाएगा। याद करो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी बातें वहां पे समझाया था। तो आप लिखोगे कि यहां पे क्या लिखोगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 4। यहां पे पुटिंग द वैल्यू के जगह पे सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है बेटा, 6p माइनस में 3q इज इक्वल टू में 1। 6p माइनस 3q के जगह पे 2 माइनस में 5p इज इक्वल टू में 1। अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। 6p माइनस में 3 2 जा 6 माइनस में 5 3 जा 15p, तो माइनस माइनस प्लस 15p इज इक्वल टू में 1। 15 प्लस 16 सॉरी 6 प्लस 15 यानी 21p एंड 1 प्लस में 6 7, तो p इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, 7 3 जा 21 यानी p इज इक्वल टू 1/3। तो p तो आपने यहां से निकाल लिया। अब क्या निकालोगे, q कहां निकालोगे, q की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां पर देखो 2 माइनस में
5p है, तो 2 माइनस 5p, q 2 माइनस में 5, p की जगह पे क्या पुट करना है आपको 1/3, तो q इज इक्वल टू क्या मिला 2 माइनस में 5/3, यानी q इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस में 5 अपॉन में 3, तो q इज इक्वल टू 1/3, p इज इक्वल टू 1/3 एंड q भी आपको क्या मिल गया 1/3 मिल गया, है ना। ठीक है, अब एक बार क्या करना है बेटा इसको, अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो, आपने कहा था 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p लेट किया था, एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q लेट किया था, अभी किया था ना, हमने यहां लेट किया था। तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p की वैल्यू 1/3 और 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q की वैल्यू 1/3, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, और यहां पर ये भी 1 से 1 कैंसिल, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू में 3, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, यानी x और y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई करो, x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, 5 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 और 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू में 2, 5x की वैल्यू क्या है 4 माइनस में 1, x की वैल्यू 4 है माइनस 1 प्लस 1/y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा बेटा 5 अपॉन में 3 प्लस में 1/3 इज इक्वल टू में 2। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 3 और 5 प्लस 1 इज इक्वल टू में 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2, तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एंड फर्दर अब दूसरे इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 6 अपॉन x माइनस में 1 यानी 4 माइनस में 1 माइनस में 3 अपॉन में 5 माइनस में 2 इज इक्वल टू में 1 वैल्यू आना चाहिए आपका, तो 6 अपॉन 3 माइनस में 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो 2 और 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। दिस मीन्स व्हाट, कि हमारा x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5 इज परफेक्ट, बिल्कुल सही है, राइट। समझ में आ गया किस तरीके से करने हैं, कैसे रिड्यूस करना है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, अब एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपके साथ। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। ये ऐसा कंसेप्ट है जो हमेशा आपको काम आएगा, क्योंकि जब फर्दर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं एक बार इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, ताकि हमेशा के लिए ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो क्या कहता है बेटा, ये कौन सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, राइट। एक बार इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये मान लो कि एक रिवर है, इसमें पानी इस तरीके से फ्लो हो रहा है और इसका डायरेक्शन जो है, पानी के फ्लो होने का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में है, राइट। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए ठीक है। अब इसकी स्पीड, पानी की स्पीड, वाटर की स्पीड कुछ ना कुछ होगी, राइट। अब यानी इस पानी के जो फ्लो हैं उसको आप क्या कहते हो, स्ट्रीम कहते हो। क्या कहते हो, स्ट्रीम। फ्लो ऑफ वाटर मींस स्ट्रीम, यानी जब भी कहीं पे स्ट्रीम लिखा हुआ होता है, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर। जनरली स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ वाटर होता है। तो हमने कहा कि एक रिवर है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है
स्ट्रीम जो है इसका वो इस डायरेक्शन में है, राइट। अब इसमें क्या है, अब बोट है एक, मान लिया जाए ये इस तरीके से बोट है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में? तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम का फ्लो है, यानी फ्लो ऑफ वाटर, यानी स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या है, ये बोट भी जा रही है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है बेटा, तो उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हो? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि उसके साथ ही जाना। जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में बोट भी क्या हो रहा है, जा रहा है। तो दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। अब बोट क्या है? बोट यहां पर है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, बोट इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा बेटा, ये पानी का जो फ्लो है यानी स्ट्रीम जो है वो किधर को है, इस डायरेक्शन में, और बोट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे अप स्ट्रीम। उसे क्या कहोगे बेटा? अप स्ट्रीम कहोगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ बोट, एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट, actual speed of boat in down stream। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बेटा? तो जो स्ट्रीम होगा उसकी जो स्पीड होगी उसमें बोट का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मान लो कि जो स्ट्रीम है उसका फ्लो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, 20 किलोमीटर पर आवर से, और जो बोट है उसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर से, और जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है यानी स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगा और आपका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप उसमें क्या करोगे, फ्लो करोगे। तो डाउन स्ट्रीम, एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस में स्पीड ऑफ बोट, राइट। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल आराम से समझना है। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको इन फ्यूचर में भी काफी काम आने वाला है ये कंसेप्ट। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं इसका एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा बेटा स्पीड, तो जो वाटर का स्पीड है यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस में स्पीड ऑफ बोट। समझ में आ गया? सीधी बात है। अगर मान लो आप ये पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो पानी आपको क्या करेगी, पीछे की तरफ धकेलेगी, पीछे की तरफ ले जाएगी, यानी आपका स्पीड क्या कर देगी, वो रिड्यूस कर देगी, राइट। आप चाह के भी बहुत ही स्पीड से इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ सकते। तो समझ में आ गया? डाउन स्ट्रीम में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम का जो स्पीड है और जो बोट का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। सॉरी, स्ट्रीम का स्पीड में बोट का स्पीड ऐड हो जाएगा, तो वो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अप स्ट्रीम में क्या होगी, हमारी स्पीड कम जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां पे? क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। कोई दिक्कत यहां पर, कोई प्रॉब्लम?
कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेरी को क्लियर करूं। राइट, तो बच्चे एक बार इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। नोट कर लिया? चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of water and stream. Determine the speed of a stream and that of the boat in a still water. तो जनरली स्पीड ऑफ बोट की हम जब बात करते हैं तो वो स्टिल वाटर ही आता है। राइट, तो आपको क्वेश्चन में ही दिख जाता है कि आपको क्या लेट करना है। तो कहोगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ बोट, एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अभी जस्ट हमने सीखा क्या होगा? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम प्लस में स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, राइट, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इसी की बात करें हम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या होगा बेटा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास में क्या कंडीशन कहता है? अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और इसको मिला के उसे कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे, यानी 10 आवर। 10 आवर में ये डिस्टेंस कवर करता है वो। तो बेसिकली यहां देखे बेटा, तो इसका रिलेशन किस तरीके से दिखा रहा है? हमें टाइम के साथ दिखा रहा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिख दिया है। ये कभी ऐसे इक्वल नहीं होगा, ऐसे डायरेक्टली आप इक्वल नहीं कर सकते। ये टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है, राइट। तो टाइम और डिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं होता। मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। तो कैसे आप टाइम, इधर भी टाइम लाओगे? ये कैसे संभव हो सकता है? तो आपको पता है बेटा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाता है, राइट। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब आरएचएस पे आपके पास में आर है और इधर भी आर में इन सभी को कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टाइम कितना लग रहा है? दोनों को मिला के 10 आवर लग रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? तो आपका जवाब होगा 30 अपॉन में x माइनस में y आर। क्या लगेगा? 30 अपॉन में x माइनस में y आर। चेक कर लो ना, क्योंकि आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना है? तो x माइनस में y किलोमीटर पर आवर। तो दिस मीन्स टाइम टेकन इज 30 अपॉन x माइनस में y। गॉट इट? तो अप स्ट्रीम में इसका टाइम कितना लगा? 30 अपॉन x माइनस y। एंड डाउन स्ट्रीम में क्या लगा? डाउन स्ट्रीम में क्या लगा बेटा? 44 अपॉन में x प्लस वाई,
इज इक्वल टू में 10r। ये देखो अब सारे के सारे r में आ गए, इधर भी तो चेक कर सकता हूं मैं इसी तरीके से। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 44, राइट, डाउन स्ट्रीम में। और स्पीड क्या है उसकी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द रिजल्ट। तो इन दोनों को मिला के उसे कितने घंटे लग रहे हैं 10 आवर्स लग रहे हैं। तो बेटा while solving this type of question यानी बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और रिलेट करना है। टाइम के साथ में है, डिस्टेंस के साथ में है, या स्पीड के साथ में है, राइट, तभी हमें आंसर परफेक्ट आएगा हमारा, राइट। अब हमारे पास में क्या कह रहा है, अगेन सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, सिमिलरली आप लिख दो। मैं अब आप इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट मीन्स x माइनस वाई, 40 अपॉन x माइनस वाई, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 55 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू में 13r, इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज वेरी सिंपल। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसे क्या करना है बेटा, हमें सॉल्व करना है। तो एक बारी आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का स्टेप आपको, एक सेकेंड यहां जगह है मैं यहीं पे बता देता हूं। इक्वेशन 1 और 2 कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ये अभी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं है। हमें इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, और किसके फॉर्म में लाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लाना है। कैसे लोगे आप, तो आप कहोगे 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी, लेट कर लेते हैं हम, एंड 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में क्यू। नाउ putting the value of 1 by x minus y and 1 by x plus y in equation number 1 and equation number 2। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, putting these value in equation number 1 and equation number 2, right। क्या हमारे पास 30 अपॉन x माइनस वाई यानी 30p प्लस में 44q इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आप इस तरीके से देखें तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आने वाला है। और 40 अपॉन एक्स माइनस वाई यानी 40p और उसके बाद में 55q, इसको मिला के इसे 13r लग रहा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या करना है बेटा, अब सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मैं इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूं। इक्वेशन 1 को मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया ऐसा, मुझे p को एलिमिनेट करना है यहां से, राइट, समझ में आ रहा है। तो 43 जा 12 यानी 4 3 जा 12 एंड 44 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 4 जा 16 1 17 1760 क्यू एंड 400। और इधर क्या हो जाएगा बेटा 1200 p प्लस में 5 3 जा 15 5 3 जा 15 और 1 16 1650 क्यू इज इक्वल टू 39। 13 3 जा क्या होता है 39, माइनस 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 यानी आप क्या कर रहे हो बेटा, बाय सब्ट्रैक्टिंग। ये दोनों कैंसिल, ये क्या होगा 0 और 6 माइनस 5 1, और ये क्या होगा 1 यानी 1 1 0 1 1 1 0 क्यू, राइट। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/11। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है मुझे, P की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां इसको सॉल्व करता हूं बेटा, यहां से पुटिंग द वैल्यू of
Q in इक्वेशन नंबर 3। आप किस में पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा? 30p प्लस में 44q इज इक्वल टू में 10। तो 30p प्लस 44q की जगह पे क्या पुट करना है? 1/11 इज इक्वल टू 10। तो 11 4 जा 44। तो 30p प्लस 4 इज इक्वल टू में 10। तो यहां से क्या होगा बेटा? 30p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 और 6 5 जा 30, यानी p इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1/5 मिल गया। और q इज इक्वल टू क्या मिला आपको? 1/11 मिल गया। तो p और q की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, लेकिन हमें अल्टीमेटली चाहिए किसकी वैल्यू? x और y की वैल्यू। कैसे निकालेंगे फर्दर? हमें पता है कि भाई 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू p का हमने, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे आप इसको पुट करोगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू में p, यानी 1/5, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 5। एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या है? 1/q, राइट? तो सॉरी q है, q की वैल्यू क्या है? 1/11, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 11। ये इक्वेशन नंबर 6। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं x और y की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। अब क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? यहां पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 6। इसको सॉल्व करना है। हम क्या कर रहे हैं यहां पे? बाय एडिंग, क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो जब भी ऐड करते हैं तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो 2x प्लस इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू में 8। अब x आ गया, तो अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो y की वैल्यू के लिए आप लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या है बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू में 5, तो यानी 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस में 8, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू में 3 और x इज इक्वल टू में क्या आ गया? 8। यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू में 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू में 3 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड to verify your answer, then you can verify your answer by putting the value of x and y in equation number 1 and 2 जो हमने अभी निकाला था। 44 अपॉन में 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसमें पुट करके देखना है, LHS RHS हमारा क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ में मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपने पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में रेड्यूसिबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट? और उसमें आप
किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो आई होप, एंड दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंसेप्ट आपने सीखा, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कंसेप्ट सीखा। बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा है। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियो पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।